Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself, Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to study the part 2 of your chapter number 13 of class plus 1, that is photosynthesis in higher plants. तो अभी तक हम लोग बेसिकली हमने पार्ट 1 इसका किया है। उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की, और आज इसमें हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे किस पार्ट में होती है, प्लांट के किस पार्ट में होती है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं अ बिट इन डिटेल। ओके, so let's see the topics we'll be covering in this video. So first of all we are going to do कि जैसे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। फोटोसिंथेसिस occurs in the क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती है? मीजोफिल सेल्स में, जिसको हम लोग डायग्राम में अच्छे से देखेंगे। देन उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। पिगमेंट्स इन्वॉल्व किस तरह से होती है फोटोसिंथेसिस में, पिगमेंट्स का रोल, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम फोटो सिस्टम्स की बात करेंगे कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं, और लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सी होती है। वाटर की स्प्लिटिंग की बात करेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे कि वो दो तरह की होती है। वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको पता है फिजियोलॉजी चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम, सॉरी, आपके फाइनल एग्जाम्स के साथ साथ ये आपकी नीट में भी दे cover a lot many parts, they cover a lot of questions basically. So इसको हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक्स को। so let's start with our first topic of this video, that is site of photosynthesis. तो जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस हमने बात करी थी कि ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में होती है। ठीक है, ग्रीन लीव्स के साथ साथ अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होती है प्लांट्स के। ठीक है, तो बेसिकली होती कहाँ पे है? ये क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा स्ट्रक्चर? क्लोरोप्लास्ट। ये हम कर चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट की डिटेल हमने पढ़ी थी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में। ठीक है, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में ये मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में होता है। ठीक है, कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, और ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट इसमें एक्टिवेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाई मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ही आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के बीच की स्पेस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गई। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके स्टैक को ग्रैनम कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो थोड़ा सा लाइट कलर का आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसको हम लोग, इसके इस पूरे स्टैक को, बेसिकली इस पूरे स्टैक को हम लोग ग्रैनम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक बात कर रहे हैं कि ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा, इसके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है। और इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि पिगमेंट्स जो हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनका क्या रोल रहता है। ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस स्लाइड में ज्यादा विजिबल है। आप देखेंगे दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई या आउटर मेम्ब्रेन होगी। दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये पूरे स्टैक को, थाइलाकॉइड को ग्रैनम कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला पार्ट है, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, दो फोटो सिस्टम्स होते हैं हमारे।
ठीक है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का बना होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो तरह की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज लाइट रिएक्शन। और उस लाइट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम्स दो होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2। तो जो फोटो सिस्टम, जो ये ग्रैनम पार्ट है, इसके अंदर अगर हम यहाँ बात करें, ये आप डॉट्स देख पा रहे हैं। सो एक अगर मैं बात कर दूं तो ये फोटो सिस्टम PS, इसको PS1 से डिनोट कर दिया। और ये अगर दूसरा देख दूं तो PS2, ठीक है। सो ये PS2 से डिनोट हो गया। तो ये ग्रैनम पार्ट है जो इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज जो स्ट्रोमा पार्ट हो जाता है, दोनों के बीच का जो हो जाता है, इसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा लाइट रिएक्शन का पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रोमा होता है, ठीक है, उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं फर्दर, जो कि स्टार्च को फॉर्म कर देती हैं, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसकी डिटेल। इस वीडियो में हम बेसिकली लाइट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले पिक्चर में आपको बेसिक एक दिखा रखा है कि ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है। लाइट आने से दोनों एक्साइट हो जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते होते NADP और ATP की फॉर्मेशन कर देता है और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर देता है बाहर, ठीक है। और वाटर के एंटर होके वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट इसका। और यहाँ से फर्दर आगे जाता है, ये लाइट रिएक्शन से फिर डार्क रिएक्शन में एंटर कर जाता है, जहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होती है और ये वाले मॉलिक्यूल्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। तो ये एक बेसिकली फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल डायग्राम दिखा रखी है, जिसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट चीज की अब क्लोरोप्लास्ट जो हो गया हमारा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो हमारा हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। अब बात आ जाती है कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स होती क्या है, और हम जनरल टर्म में समझे, लेमैन नॉलेज में, कि पिगमेंट्स क्या है, कलर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो कलर्स यहाँ पे रोल क्या है, कलर्स के साथ साथ वो और क्या करती हैं, ठीक है। पिगमेंट्स एक ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एनर्जी को, सॉरी, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एक एनर्जी से, लाइट एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सो पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट at specific wavelength and convert it into the chemical energy, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, दैट इज द रोल ऑफ द पिगमेंट्स। तो इस चीज को आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सीनियर क्लासेस में करे जाते हैं, जिसमें आप लोग लीफ पिगमेंट्स को क्रोमेटोग्राम पे आप ड्रॉ करते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि कौन सी पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसमें हम लोग पिगमेंट्स की डिटेल नहीं स्टडी करने वाले, बट हम लोग पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर नहीं स्टडी करने वाले। बेसिकली हमें पिगमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। सो पहली पिगमेंट हमारी हो जाती है क्लोरोफिल ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए, देन इज क्लोरोफिल बी, एंड देन इज जेंथोफिल, एंड देन इज कैरोटीनोइड्स, ठीक है। ये 4 पिगमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो क्लोरोफिल ए, अगर हम लोग इनके कलर्स याद करने हैं तो आप कैसे याद करेंगे, विब्ग्योर लिख लीजिए, VIBGYOR, ठीक है। तो जो ये ब्लू ग्रीन है, ये ब्लू ग्रीन कलर है, ये कौन है, क्लोरोफिल ए का। और ये ग्रीन येलो कलर है, ये है क्लोरोफिल बी का, ठीक है। ये येलो कलर है जो, ये है जेंथोफिल का। और अगर हम लोग येलो और ऑरेंज कलर की बात करें, ये दोनों कलर्स कैरोटीनोइड्स के, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर हमारा हो गया क्लोरोफिल ए का, ग्रीन येलो कलर हो गया क्लोरोफिल बी का, अकेला येलो कलर हो गया जेंथोफिल का, येलो ऑरेंज कलर हो गया हमारा कैरोटीनोइड्स का। ओके, तो ये 4 कलर्स हैं जो कि हम लोग को देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और ये पिगमेंट्स का काम है। पिगमेंट्स का काम क्या है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब हम इसके अंदर आप ये देख लीजिए, ये एक एक्शन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। तो ये 3 पिगमेंट्स को इसमें इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे वेवलेंथ दिखा रखी है। सो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, ठीक है, कौन सी पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको कन्वर्ट कर रही है फर्दर आगे केमिकल एनर्जी में। तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो अगर आप क्लोरोफिल ए की बात करें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू वाला कलर जो दिखा रखा है आपको, दिस इज क्लोरोफिल ए। तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसका एक स्पेक्ट्रम दिखा रखा है। जो ये ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा है ये हमारा बी हो गया, और ये जो ऑरेंज कलर को डिनोट कर रहा है ये हमारा कैरोटीनॉइड्स हो गया। तो बेसिकली हाँ, जो क्लोरोफिल ए होता है वो मेन पिगमेंट रहती है हमारी, क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर का काम करती है, जो कि हम लोग आगे लाइट रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, जबकि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स ये असेसरी पिगमेंट्स होती हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एंटीना बनाती हैं। ये तीनों क्या बनाती हैं? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, सॉरी, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये तीनों असेसरी पिगमेंट्स होती हैं। ये एंटीना फॉर्म करती हैं, एंटीना रिएक्शन उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सो ये वर्ड सारे आपको नए लग रहे हैं, इसको हम आगे पिक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो इनका बेसिकली असेसरी पिगमेंट्स का अगर हम फंक्शन देखें तो ये एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे, उसको उस एनर्जी को ये लोग क्लोरोफिल ए को, ये वाली अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल ए इनको प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है। दो सबके फंक्शंस लिख रखे हैं यहाँ पे। ये आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती है। पहले ये लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर कर देती हैं क्लोरोफिल ए को। उसके बाद जो क्लोरोफिल ए है ये इनको फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो ये चीफ पिगमेंट है, एसोसिएट है फोटोसिंथेसिस के साथ। क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द चीफ पिगमेंट, बिकॉज वो रिएक्शन सेंटर होता है। वहां सारे के सारे पिगमेंट्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर एक्साइट होते रहते हैं, वो उसको कैरियर करती हैं आगे और वो क्लोरोफिल ए को पहुंचा देती है, ठीक है। इसमें अब हम फोटो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स जो हैं, जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स बनती हैं और पिगमेंट्स को 2 फोटो सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड है फोटो सिस्टम 2। सो ये 1 और 2 का बेसिकली ये है कि जो 1 है ये पहले डिस्कवर हुआ था, इसकी डिस्कवरी सब फर्स्ट हुई थी। फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी बाद में हुई, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 2 बोला जाता है, ठीक है। PS1 और PS2 से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर हर फोटो सिस्टम के पास क्लोरोफिल ए होता है और असेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनके आसपास प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर की बात कर लें तो ये सारे के सारे हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, असेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो बीच का, ये जो लाइट ग्रीन कलर के हैं, ये सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो बीच का डार्क ग्रीन कलर का है इसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए होता है और ये सारे के सारे बाकी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एंटीना बोलते हैं या फिर इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, ये जो बाकी के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनको या तो एंटीना बोला जाता है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
और ये जो बीच का डार्क ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये क्लोरोफिल ए होता है, इसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। तो इसमें PS1 जो होता है, PS1 होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एट 700 नैनोमीटर। ये कौन सी वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है ये 680 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों P700 से PS1 को हम लोग डिनोट करते हैं, P680 से हम लोग PS2 को डिनोट करते हैं। तो हमने जैसे कि बात करी कि ये फोटोन यानी कि लाइट आई हमारे पास, ठीक है, लेस देन 680 नैनोमीटर लाइट आई। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये फोटो सिस्टम 1 था, सपोज अगर आप इसको फोटो सिस्टम 2 मान के चलें या कोई भी फोटो सिस्टम मान के चलें, तो यहाँ से लाइट आई 680 नैनोमीटर से कम की लाइट आई, उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे एक्साइट कर दिया इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये सारे के सारे क्लोरोफिल ए तक पहुंच गए। सपोज ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ पे, तो ये सारे के सारे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उसको रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक पहुंचा दिया और उसने आगे प्रोसेस स्टार्ट किया जिसको हम लोग फर्दर डायग्राम में देखने वाले हैं। ठीक है, सो आपको होप समझ में आया हो। फोटो सिस्टम्स जो हमारी पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं उसको दो में ऑर्गेनाइज किया गया है, फोटो सिस्टम 1 जिसको PS1 बोला जाता है, दूसरा है फोटो सिस्टम 2 जिसको PS2 बोला जाता है। तो फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी पहले हुई थी और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी बाद में हुई थी। हर फोटो सिस्टम के पास एक क्लोरोफिल ए होता है जिसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है और कुछ असेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं और इनको हम लोग एंटीना या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो कौन सी वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करता है? P700 और फोटो सिस्टम 2 P680। तो लेस देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट आती है, उसने इसको टकराया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए और इन सब ने रिएक्शन सेंटर में दे दिया और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करने लग गया। तो अगर ये फोटो सिस्टम 2 था तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कि इससे जुड़ा हुआ अब क्या आ जाता है हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फिर हम इसको नाम दे देते हैं फोटोकेमिकल फेज का। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल फेज। तो जो रिएक्शन या जो प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है उसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। पहले कि हमने बताया कि लेस देन 680 नैनोमीटर पे लाइट जो है वो पड़ेगी फोटो सिस्टम के ऊपर, वो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा थी, उसने लाइट को लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट हो गए, उस इलेक्ट्रॉन्स को उसने बाकी सारे पिगमेंट्स ने रिएक्शन सेंटर पे दिया, क्लोरोफिल ए पे दिया, क्लोरोफिल ए ने आगे जो है फर्दर उसको फोटो सिस्टम 1 तक ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें ये लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप होता है ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होना। चौथा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं लाइट रिएक्शन में जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर में आप देखिए, ठीक है, इस पिक्चर में देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये है हमारा फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये P680 से डिनोट कर रखा है इसको मैंने, और ये हमारा फोटो सिस्टम 1 जिसको P700 से डिनोट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे सारे असेसरी पिगमेंट्स हैं, ये वाले हमारे असेसरी पिगमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ये मिडल वाले से, और यहाँ पे भी ये सारे के सारे हमारे असेसरी पिगमेंट्स हैं। और ये हमारा हो गया रिएक्शन सेंटर जिसको क्लोरोफिल ए बोला जाता है, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये रिएक्शन सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब फोटो सिस्टम 2 की हम बात कर लेते हैं। फोटो सिस्टम 2 में हायर एनर्जी होती है
और यहाँ पे लोअर एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइट आई लेस देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट आई, उसने यहाँ पे पड़ी, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे लाइट आई 680, ठीक है, यहाँ पे आई, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, यहाँ पे यहाँ मूव करा, यहाँ से यहाँ मूव करा और यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो यानी कि सारे के सारे इसमें लाइट रिएक्शन इसमें एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो हमारा एक इसके साथ कुछ हमारा प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, तो वो उसके पास चला जाता है। तो यहाँ से P680 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड था, जब वो यहाँ से फियोफाइटिन की तरफ फियोफाइटिन को मिल गया, ठीक है, तो जो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। उसके बाद जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया नेक्स्ट स्टेप को देने के लिए, तो ये रिड्यूस्ड हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। यहाँ से P680 से इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा वो फियोफाइटिन को मिल गया। ये फियोफाइटिन ने उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन को प्लास्टोक्यूनोन को ये हमारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन को हमारा इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसको QA और QB दो स्टेप्स में लिखा गया है, हम बेसिकली प्लास्टोक्यूनोन बोल देते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी क्या हुआ कि इसने एक्सेप्ट किया तो ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद अब इसने फर्दर इलेक्ट्रॉन को आगे देना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा, साइटोक्रोम B6F। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CYTB6F, साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम F, इसका पूरा नाम ये है, ठीक है, जबकि हम इसको डिनोट ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इसने इलेक्ट्रॉन फर्दर किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो P680 से फियोफाइटिन की तरफ गया, फिर QA QB यानी कि प्लास्टोक्विनोन की तरफ गया, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम को दे दिया, साइटोक्रोम ने आगे प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन था हमारा वो P700 के पास पहुंच गया, ठीक है। जबकि जब लाइट पड़ी थी, है ना, यहाँ पे लाइट पड़ी थी, तो दोनों के दोनों पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे, ठीक है, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हमारा फोटो सिस्टम 1 तक पहुंच गया। जबकि यहाँ से भी रिएक्शन सेंटर से ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो ये P700 तक पहुंच गया था। अब P700 रिएक्शन सेंटर ने भी आगे अपने साथ जुड़े हुए को देना है, तो ये किसको देता है, हमारा बेसिकली आयरन सल्फर प्रोटीन को। यहाँ पे इसने इसको दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर प्रोटीन को देने के बाद आगे इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन ने NADP को दे दिया। NADP ने इलेक्ट्रॉन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लिए, और इसने NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, NADPH प्लस H पॉजिटिव। अगर पूरी रिएक्शन देखें, यानी कि अब देखिए आप, P680 से इलेक्ट्रॉन निकला था हमारा, ठीक है, एक्साइट हुआ था वो 680, जब लाइट पड़ी यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन था वो फियोफाइटिन के बाद से प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसाइनिन, और वो फोटोसिस्टम 1 पे पहुंच गया। और यहाँ से जब एक्साइट हुआ था तो आयरन सल्फर प्रोटीन फेरोडॉक्सिन NADP से NADPH बना लिया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया। तो ये तो हो गया एक स्टेप। बट यहाँ पे दूसरा स्टेप एक और आता है कि जो फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के पास तो अब इलेक्ट्रॉन वापस आया ही नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, तो चाहे लाइट पड़े भी तो ये एक्साइट कैसे होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम देखें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमारा हाफ ऑक्सीजन, ठीक है,
2H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। जो ये इलेक्ट्रॉन बनता है ये ये यहाँ पे चला जाता है और फर्दर उसका स्टेप स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेप चलता है। और यहाँ पे जो ये साइटोक्रोम B6 है, यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है ADP से ATP फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं बेसिकली इसमें। इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाता है तो NADPH की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे कहीं पे हमारा ATP की फॉर्मेशन होती है जिसको हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आता। ठीक है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वहां पे जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फर्दर स्टेप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ की तरफ क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ये हायर एनर्जी है यहाँ पे और यहाँ पे लोअर एनर्जी है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हायर टू लोअर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर आप प्रोसेस को देखिए तो कहीं ना कहीं जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनहिल मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गई ये डायग्राम? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से न्यू वीडियो में इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में हमने क्या क्या देख लिया। हमने लाइट की एब्जॉर्प्शन देखी, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन निकल गया वाटर की स्प्लिटिंग के कारण और एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ आया और ये जो पूरे पूरे स्टेप्स थे जहां पे ये फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम 1। तो ये जो पूरा बीच का स्टेप था इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन बाय वन आगे। तो एक चेन फॉर्म हो जाती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए जो फोटो सिस्टम 2 है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एट 680 नैनोमीटर पे और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पास करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट आगे, और उसको साइटोक्रोम को देता है, फिर वो प्लास्टोसाइनिन को देता है और वो डाउनहिल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया। डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बीच के पूरे स्टेप्स होते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाते हैं। यहाँ से देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल दिया हमने इसको, क्योंकि इसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व नहीं है, या फिर एंटीना या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लाइट पड़ी, ये एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन को इसने रिएक्शन सेंटर को दिया, यहाँ से फर्दर हमारे पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स चले गए और इसने फोटो सिस्टम 1 को दे दिया। फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ आया, उसने इलेक्ट्रॉन फर्दर अपने रिएक्शन सेंटर को दिया और इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया NADP ने और NADPH में कन्वर्ट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास भी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने ATP की फॉर्मेशन कर दी। अब जो हमारी ये वाली स्कीम आती है और यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो ये 2 वाला था, यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गई और ये जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि लाइट पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक जिगजैग फॉर्म बन रही है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, कैसे बन रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक जेड शेप स्ट्रक्चर, ऐसे 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 जेड शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सी पिगमेंट नहीं होती? क्लोरोफिल ए। ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। और जेड स्कीम कहाँ पे बनती है वो आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और फोटो सिस्टम
वन और फोटो सिस्टम 2 की वेवलेंथ कौन सी है। सो ये सम ऑफ दी 1 मार्क क्वेश्चंस जो हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन सेंटर में एक्साइट हुए वो मैंने आपको पहले फिर बताया कि उसके बाद जो है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ चले गए, ठीक है। और यहाँ पे NADP ने ले लिया और NADPH बना दिया। फिर जो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ मूवमेंट हुई वो डाउनहिल मूवमेंट थी, जिसको हम लोग जेड स्कीम या जिगजैग शेप, उसकी जिगजैग शेप की वजह से उसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। लाइट दोनों पे पड़ी, दोनों को एक्साइट किया, दोनों से इलेक्ट्रॉन कैरियर की फॉर्म में ऊपर आया, रिएक्शन सेंटर ने अब्सॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया अभी से कि यहाँ पे कैसे ये वाला जो पूरा है इसको हम लोग ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है हमारी, फोटो सिस्टम 2 पे। फोटो सिस्टम 2 पे वाटर की स्प्लिटिंग इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग में 2H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली रिएक्शन H2O ऐसे होती है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन बनता है। जो ये ऑक्सीजन होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटो सिस्टम 2 में चले जाते हैं वापस से, ठीक है। और ये जो 2H पॉजिटिव है ये रिड्यूस करता है NADP पॉजिटिव से NADPH बनने के लिए, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली रखता है बाय रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग, क्योंकि उसके अंदर वो आ गए तो वो वापस से एक्साइट होता रहता है। और वो फोटो सिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, फोटो सिस्टम 1 को। जो फोटो सिस्टम 1 रिमूव करता रहता है NADP से NADPH बनाने के लिए, वो वापस से फोटो सिस्टम 2 को प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा स्टेप था हमारा लाइट रिएक्शन का, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, एटीपी की सिंथेसिस बाय द सेल्स। और एटीपी की सिंथेसिस, एटीपी की फॉर्मेशन होना, सेल्स के द्वारा एटीपी की फॉर्मेशन करना इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज टर्म्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, बेसिकली फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP की synthesis by the cells in the mitochondria and chloroplast is termed as phosphorylation. And when synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate occurs in the presence of light, light की presence में जब होती है तो उसको photophosphorylation कहा जाता है। तो ये दो तरह से होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक, एक होती है साइक्लिक। तो अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, ठीक है, दो तरह से होते हैं। नॉन साइक्लिक मतलब वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो साइक्लिक का मतलब वो साइकिल फॉर्म कर रहा है, वापस से रिपीट होता रहता है। तो नॉन साइक्लिक में क्या हुआ, जैसे कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फोटो सिस्टम 1 की तरफ आया, ठीक है। उसके बाद NADPH से NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव से NADPH बना, पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वापस से फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 की तरफ नहीं गया, ठीक है। 2 से 1 की तरफ आ गया, बट अब 2 के अंदर लैकिंग हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन लैकिंग हो गया यानी कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस साइक्लिक नहीं हो पाया, दैट मीन्स दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो इसको हम आगे अच्छे से देख लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप स्टेप्स की बात करें तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 भी और फोटो सिस्टम 1 भी, ठीक है। इसके अंदर
ठीक है, दो चीजें बनती हैं, एटीपी बनता है, एनएडीपीएच फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहली चीज दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी चीज इसमें एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ फोटो सिस्टम 2 के द्वारा वो उसके पास वापस नहीं आता, जबकि वो एनएडीपी पॉजिटिव के पास चला जाता है। ठीक है, यही तो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि ये फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, डाउनहिल मूवमेंट हो गई, ईटीएस से क्रॉस करा इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम 1 की तरफ आ गया। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एनएडीपी पॉजिटिव ने यूज करके एनएडीपीएच बना दिया। ठीक है, ये करियर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे के सारे यूज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन वापस से हमारा फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं पहुंचा, तो ये मतलब क्या हुआ? ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 के पास वापस ना पहुंचे तो उसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा, ठीक है, वो यूज अप कर लिया है फोटो सिस्टम 1 ने, तो उसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि वो लूप में नहीं चल पा रहा। ठीक है, उसके बाद आती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ये कहाँ पे होती है? ये स्ट्रोमा लैमेली में होती है। इसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोथ इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है कि जब जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर फॉल करती है, जब लाइट वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा फॉल करती है, तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो एक्साइट नहीं हो पाता। फोटो सिस्टम 2 एक्साइट नहीं हो पाता, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्साइट होता है। ठीक है, जब वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ पड़ती है, तो फोटो सिस्टम 1 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और वो आगे हमारा जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो आगे मॉलिक्यूल देते हैं एफईएस को, एफईएस से आगे जाता है, बट वो एनएडीपी पॉजिटिव के पास नहीं पहुंचता। एनएडीपी पॉजिटिव के पास नहीं पहुंचता और वो इलेक्ट्रॉन वापस से प्लास्टोक्विनोन की तरफ आ जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, जब लाइट जो है वो मोर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा ऊपर पड़ती है, तो फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो रिएक्शन सेंटर पे जाते हैं, एसेसरी पिगमेंट से रिएक्शन सेंटर से वो उसके कैरियर प्रोटीन बनते हैं, एफईएस के पास पहुंचता है, वहां से जो है वो एनएडीपी पॉजिटिव के पास नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो वापस से प्लास्टोक्विनोन की तरफ चला जाता है और ईटीएस का पार्ट बन जाता है। तो वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस चलता रहता है और इसके अंदर एनएडीपीएच की फॉर्मेशन नहीं होती और एक साइक्लिक फ्लो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पिगमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट करता है फोटो सिस्टम और एटीपी सिंथेसिस में, और इसमें एनएडीपी की फॉर्मेशन भी नहीं होती। एनएडीपी पॉजिटिव से एनएडीपीएच बनता है तो वो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एनएडीपी रिडक्टेज भी काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन इसको पास नहीं होता, तो वो साइकिल में आ जाता है वापस से, और यहाँ पे एनएडीपीएच की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर एटीपी की भी फॉर्मेशन हो रही थी और एनएडीपीएच की भी फॉर्मेशन हो रही थी, इसके अंदर सिर्फ एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है कल को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग वाटर की स्प्लिटिंग की बात करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी फोटोसिंथेसिस की, इसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग C3 पाथवे पढ़ेंगे जिसके 3 स्टेप्स होते हैं।
और केल्विन साइकिल को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसके अंदर कितनी जाती हैं, क्या चीजें बाहर, क्या फॉर्मेशन होती है उसकी। तो हम लोग उसको सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू। दिस इज अ बिट ट्रिकी पार्ट, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद आप लोग वापस से अपना एनसीईआरटी को रीड कीजिए और इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो and enjoy watching the concepts, then please press the like button and share this video among your friends, and please press the bell icon uh, if you're new to my channel, to subscribe to this channel. And thank you so much. Bye bye, take care, see you tomorrow with the part 3 of this chapter, photosynthesis in higher plants. Bye bye.